देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। साउंड ज्यादा है क्या? ठीक। तो हम जो है करंट अफेयर्स में एक तो क्लाइमेट चेंज को ही ले लीजिए, क्योंकि क्लाइमेट चेंज का आपका पूरा नोट्स बनाइए एक अलग से। 100 पेज का नोट्स होना चाहिए क्लाइमेट चेंज के ऊपर। बायोडाइवर्सिटी तो हम कर ही रहे हैं, क्लाइमेट चेंज के ऊपर 100 पेज का एक अच्छा नोट्स बनाइए, 100 पेज का। वो 100 पेज जो होगा उसमें 50 पेज जो है अभी तक जो कुछ हुआ है वो, और 50 करंट अफेयर्स, यानी जो कुछ होना है, आगे के प्रोग्राम हैं, टारगेट्स हैं, उससे जुड़ी हुई चीज़ें। तो 50-50 नोट्स बनाइए। 50 तो अभी तक का डेवलपमेंट ऑलरेडी डन जितना हो चुका है वो, और फ्यूचर में जो कुछ भी होने वाला है उसके बारे में जो भी अभी तक तय हुआ है, टारगेट्स बने हैं, डिफरेंट गवर्नमेंट्स ने जो कंट्रीब्यूट करने का वादा किया है वो, इंटरनेशनल लेवल पे जो अप्रोच आई है वो, और इस साल 2022-23 के क्वेश्चंस, 2022-23 में क्या हुआ, पिछले 1.5-2 सालों में जो कुछ भी डेवलपमेंट हुआ है वो, उसका 50 पेज ऐसा एक नोट्स बनाइए। वो आपको इंटरव्यू तक रिवाइज करने में काम आएगा। 100 पेज क्लाइमेट चेंज, इंटरव्यू में कम से कम 20-25 नंबर का होगा, मेंस में 50 नंबर तक फ़ायदा दे सकता है आपको अलग अलग पेपर में। ऐसे कई बार अगर आ गया ऐसे तो आपको बहुत ही फ़ायदा देगा वो, अगर आपने ये चूज़ किया क्लाइमेट चेंज वाला ऐसे, और इतना फैक्चुअल जो 100 पेज का नोट्स आपने तैयार कर रखा है, तो फिर आप बहुत आगे निकल जाएंगे, दूसरे बच्चों से बहुत आगे निकल जाएंगे। और प्री में 5 क्वेश्चन, छोटे बड़े 5 क्वेश्चन इससे जुड़े होंगे, तो काफ़ी काम का है, बड़ा फील्ड है, तो इतना इन्वेस्टमेंट तो बनता है ना, इतना तो करना ही है हमको। तो एक तो ये बात रही क्लाइमेट चेंज की। दूसरा, एक्सटर्नल सिक्योरिटी, एक नोट्स आपका एक्सटर्नल सिक्योरिटी के ऊपर, बाह्य सुरक्षा, भारत की बाह्य सुरक्षा, सीमा सुरक्षा, बॉर्डर सिक्योरिटी। बॉर्डर सिक्योरिटी पे एक नोट्स होना चाहिए 50 पेज का, या 100 पेज का भी कर सकते हैं। उसमें 20 पेज चाइना के ऊपर होना चाहिए उस नोट्स में, 20 पेज चाइना। तो जो गलवान में हुआ था 1 पेज उसका, डोकलाम में हुआ 1 पेज उसका, अरुणाचल प्रदेश तवांग में जो हुआ उसका 1 पेज। तो 3 जो घटनाएं हुई अभी तक, डोकलाम भूटान के वहाँ पर, गलवान पेंगोंग सो लेक के वहाँ पर गलवान, और तीसरा अरुणाचल प्रदेश तवांग, तीनों के ऊपर 1-1 पेज। तो 3 पेज तो यही हो जाते हैं 20 पेज में से, ठीक है। 3 घटनाओं का आप वो करोगे तो 1-1 पेज ये हो जाएगा। फिर हिस्ट्री, इंडो चाइना हिस्ट्री, साइनो इंडिया या इंडो चाइना हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में वही 1962 पंचशील, नेहरू का हिंदी चीनी भाई भाई, वहाँ से लेकर के तमाम जो डिफरेंट हमारे यहाँ के जो लीडर्स थे, प्राइम मिनिस्टर्स थे, वो कब कब विजिट हुई उनकी, कब कब चाइनीज़ प्रेसिडेंट हमारे इंडिया में आए, बड़े समझौते हमारे कब कब हुए, ठीक है। फिर 1 चाइना पॉलिसी एक नोट है, फिर साउथ चाइना सी एक नोट है। तो शॉर्ट नोट बनाइए, 1 चाइना पॉलिसी, साउथ चाइना पॉलिसी, तिब्बत इशू और इंडिया, तिब्बत इशू एंड इंडिया, इम्पोर्टेंस ऑफ दलाई लामा एंड बुद्धिज्म इन इंडियन डिप्लोमेसी, इस टाइप के जो है पॉइंट्स उसमें आने चाहिए, ठीक है। तो इंडो चाइना रिलेशनशिप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्सटर्नल सिक्योरिटी में 20 पेज तो इसी का चाइना के साथ जाएगा, क्योंकि अभी आप न्यूज़पेपर भी देखोगे
तो न्यूज़पेपर में भी लगभग 20% 25% वेटेज जो है वो इंडो चाइना को ही है ना। यहाँ तक कि पाकिस्तान का भी पिछले 2 सालों में उतना जिक्र नहीं आया जितना इंडिया चाइना का जिक्र आया। तो ये तो बहुत ज़रूरी है। और इसी बीच ट्रेड वाला एंगल भी आएगा, ठीक है, हमारे स्टूडेंट्स का, ट्रेड का, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, और चाइना को सप्लाई चेन के रूप में देखना, ठीक है। पूरी दुनिया में जो है चाइना के बिना कोई इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग काम नहीं करती, तो क्यों नहीं करती, तो चाइना एक तरह का सुपर पावर के तौर पे तैयार हुआ है। फिर अभी जस्ट आपको चाइना स्पेस बताया था, चाइना स्पेस में क्या कर रहा है, ऐसे पॉइंट्स बना करके 20 पेज, तो इसके ऊपर 10 पेज का नोट्स करीब आपको पाकिस्तान के साथ तैयार करना है। 10 पेज का करंट अफेयर्स वाला कर लीजिए, 10 पेज का ट्रेडिशनल स्टैटिक वाला जो पहले हो चुका है एक तरह से वो हो जाएगा, तो 20 पेज का आपका पाकिस्तान के साथ हो जाएगा बॉर्डर पे। 5 पेज का नोट्स आपका नेपाल के साथ बनेगा, 5 पेज का नेपाल। 3 पेज का नोट्स लगभग म्यांमार के साथ में, 3 पेज का नोट्स भूटान के साथ में, 5 पेज का नोट्स लगभग बांग्लादेश के साथ में, 7 पेज तक जा सकता है बांग्लादेश के साथ में। तो इस सप्ताह आप इसकी तैयारी करिएगा। 2 चीजें दे रहा हूं मैं, क्लाइमेट चेंज और हाँ एक्सटर्नल सिक्योरिटी, ठीक है, और एक श्रीलंका के साथ में 4-5 पेज का नोट श्रीलंका के साथ। और अफगानिस्तान इस साल हुआ है, तालिबान आया है, तो भारत अफगानिस्तान भी, भारत अफगानिस्तान, तो ऐसा करके आपकी बॉर्डर जो है उसके बारे में नोट्स बन जाएगा। तो ये 2 नोट्स आपको 100 पेज के इस सप्ताह में बनाने हैं। इसमें कम से कम प्री में 10 क्वेश्चन, मेंस में लगभग 100 मार्क्स और इंटरव्यू में लगभग 50 नंबर। तो मेंस में कुल मिलाकर के 150 नंबर आप इससे तैयार कर पाएंगे, ये जो केवल इतना सा हिस्सा बता रहे हैं इससे, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। फिर इंटरनल सिक्योरिटी में इसलिए लिखने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, और सरकार खास करके एजेंसियां पूछती नहीं है, यूपीएससी भी पूछता नहीं है ज़्यादा, क्योंकि हमारे अपने ही लोग हैं, इसलिए अंदर ही अंदर कोई क्रिटिसिज्म होना और वो सब उसका कोई बहुत ज़्यादा नहीं होता। इसलिए इंटरनल सिक्योरिटी में जब हम आतंकवाद की बात करते हैं तो थोड़ा बहुत आतंकवाद पे आता है, नक्सलवाद पे बहुत ज़्यादा जोर नहीं दिया जाता, क्योंकि दोनों तरफ लड़ने वाले हमारे ही लोग हैं, हमारे ही लोग लड़ते हैं, वो आदिवासी हैं और दूसरे हमारे सैनिक हैं, चाहे वो सीआरपीएफ हो चाहे पुलिस हो। तो वो भी देखा जाए तो दलित, मध्यम वर्ग, किसान वर्ग के ही लोग हैं, क्योंकि इस देश का जो पूंजीपति वर्ग है वो तो दोनों तरफ नहीं है, न तो वो इधर पुलिस में लड़ने वालों में, इधर से लड़ने वालों में सरकार की तरफ से, ना ही उधर से है, और उन्हीं के खिलाफ संघर्ष है उनका, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं होता। तो नक्सलवाद के खिलाफ जो संघर्ष है वो कामयाब इसलिए नहीं होता है कि सुरक्षा जो हमारे कर रहे हैं लोग, वो उन्हीं के बीच के लोग हैं, इसलिए वो सफल नहीं होता। और वो जो आवाज़ उठा रहे हैं वो उन लोगों के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं जिनके पास पूंजी बहुत ज़्यादा है, और पूंजी ज़्यादा होने की वजह से उन्होंने सत्ता को, कानून को और सबको अपने कब्जे में ले लिया, और उसके माध्यम से शोषण करते हैं। तो उनकी सुनवाई होती नहीं, तो वो हथियार उठा लेते हैं, उनको लगता है कि ये तो सारा सिस्टम इन्हीं का है, तो उनके पास कोई चारा नहीं बचता है, तो वो सीधा हथियार उठा लेते हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत दिक्कत वाली बात होती है। ये क्या है कि सिनेरियो को वहीं जा कर के समझा जा सकता है, उन्हीं के बीच में जा कर के समझा जा सकता है, ठीक है ना। किसी का भाई अगर दिल्ली से पढ़ के लौटा है और बहन घर पे नहीं होती है, तो बोले बहन कहाँ है, बोले वो बहन मुखिया जी के यहाँ पे, पटेल साहब के यहाँ पर है, ठाकुर साहब के यहाँ पर है, सुबह आएगी। तो वहाँ अगर एसपी की भी गाड़ी खड़ी है, कलेक्टर की भी खड़ी है, विधायक भी वहीं आके रुका हुआ है, मंत्री जी भी वहीं पर हैं,
जिला पंचायत अध्यक्ष भी वहीं पर है, जज साहब भी आए हुए हैं। आ रहा ना समझ? तो फिर ये सब चीजें जो दृश्य वो देखता है तो फिर उसको लगता है कि पुलिस में जाएंगे तो सुनवाई होगी नहीं, न्यायालय में सुनवाई नहीं होनी है। तो ये सब चीजें होती है। ये आप सोचते हो कि ये पुराने जमाने की बात है, ये फिल्मों की बात है, ये हकीकत है। ये हकीकत है। न्याय बिक जाता है, पुलिस बिक जाती है, पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाता है, जस्टिस कहीं मिलता नहीं है। तो फिर कोई उसको बोलता है, एक महेश भैया हैं, फलाने भैया हैं, जंगल में रहते हैं, वो बंदूक की नली से सब बराबर कर देते हैं, इन सबको निपटा देंगे। तो उसको वो ज़्यादा आसान रास्ता लगता है। उसको लगता है पढ़ाई लिखाई सब, चाहे वो पीएचडी करके आया हो शहर से, एमटेक करके आया हो, चाहे वो आईएएस की तैयारी कर रहा हो, उसका दिमाग घूम जाता है। वो उसी से कांटेक्ट करता है कि अब तो वही एक रास्ता है, और फिर वो उन सबको निपटा देते हैं, माहौल ठीक हो जाता है। चाहे फिर जाए जिंदगी भर जंगल में भागना पड़े, बदला तो ले ही लिया। तो इस चीज़ को समझिएगा। ये इंटरनल सिक्योरिटी में ये चीज़ कोई नहीं समझाता, सिविल सर्विसेज की क्लासेस में भी। जैसे वो बोल देते हैं कि ये इधर से ये वाली प्रॉब्लम है और इधर से इन्होंने गोली चलाई है, इधर से ये अभियान चलाया गया है, इधर से फलाना। अभियान चलाने की ज़रूरत है नहीं, आप व्यवस्था ठीक करो ना, करप्शन ठीक करो, न्याय देना शुरू करो, पुलिस अपना काम करे, न्यायालय अपना काम करे, शोषण बंद कर दो, अपने आप ठीक हो जाएगी व्यवस्था। क्योंकि शोषण इतने सालों तक चला है, इसलिए वो इतना लंबा चल रहा है। तो आपको कुछ समय तक, कुछ सालों तक शोषण बंद करना पड़ेगा, फिर देखो रिजल्ट आते हैं कि नहीं। कुछ साल शोषण बंद करके देख लो। उसका कांग्रेस बीजेपी से कोई लेना देना नहीं होता, वो यथावत होता है। वो जो जितना मैं ग्रुप बता रहा हूँ जो गड़बड़ करता है, वो सारा का सारा ग्रुप कांग्रेस के समय कांग्रेस में आ जाता है, बीजेपी की सरकार होती है बीजेपी में आ जाता है। उसका कांग्रेस बीजेपी से कोई लेना देना नहीं। हमेशा बदमाश व्यक्ति सत्ता के साथ रहता है, ध्यान रखिए, क्योंकि उसको विपक्ष में रहने से कोई फायदा नहीं। बदमाश आदमी हमेशा सत्ता के साथ रहता है, और सत्ता के साथ रहना ही पसंद करता है, क्योंकि वो करता है गलत काम, और गलत काम में सहयोग मिलता है सत्ता का। विपक्ष के आदमी तो उसको जेल से छुड़ा नहीं पाएंगे, विपक्ष के आदमी तो रिश्वत नहीं कलेक्ट करवा सकते, विपक्ष में कुछ नहीं होता। तो इसलिए वो सत्ता के साथ बने रहते हैं। सत्ता जिसकी होगी उसके साथ वो आ जाए, ठीक है। तो बदमाश आदमी का काम कभी बंद नहीं होता, उसके सारे गंदे काम, सारी हरकतें जारी रहती है, चलती रहती है, क्योंकि उसको सत्ता का संरक्षण चाहिए, और सत्ता को पैसा चाहिए, चंदा चाहिए, गुल्ला के देता है। तो सभी को पैसा नहीं चाहिए, किसी को कोई दूसरी तरह की डिमांड होती है, किसी को कोई दूसरी तरह की, तो सारी डिमांड वो लोग पूरी करते हैं। तो उनकी ज़रूरतें वो पूरी करते हैं, उनकी ज़रूरतें वो पूरी करते हैं। तो दोनों का एक दूसरे का सिम्बायोसिस है, ठीक है। तो सत्ता के साथ पलता है। अपराधों को संरक्षण भी सत्ता देती है, और अपराध पलते भी वहीं हैं। इसलिए कोई बहुत अच्छी सत्ता और कोई बहुत बुरी सत्ता नहीं होती, सत्ता सत्ता होती है। उसका काम ही है अपराधों को संरक्षण देना, क्योंकि उसी से वो वहाँ टिकी रह सकती है, ठीक है। तो फिर ये होगा कैसे? तो अब आप लोग और हम लोगों को सोचना है, तो ब्यूरोक्रेसी को सोचना है। तो जो ब्यूरोक्रेट्स बन के जाएंगे वो कुछ परिवर्तन कर सकते हैं, उनकी इच्छा शक्ति। 15-20 लोग ऐसे मिल करके ठान लें तो सत्ता पंगु हो जाती है, क्योंकि सत्ता तो कभी सिग्नेचर करती नहीं है। जो भी चुनाव जीतता है उसके सिग्नेचर कहीं होते ही नहीं है। कोई भी काम होता है तो प्रशासनिक अधिकारी के सिग्नेचर से होता है। मैंने ढेरों आईएएस ऑफिसर ऐसे देखे तो मंत्री का फोन नहीं उठाते, मंत्री का फोन ही नहीं उठाते, मंत्री को कुछ समझते ही नहीं हो। क्यों नहीं समझते? उसका कारण है, मंत्री ने सुबह 15 नाम दिए थे कि इनका ट्रांसफर कर दो। वो एक एक आदमी से 2-2 लाख रुपए लेता है, नाम दे देता है आईएएस अधिकारी को, ये 15 ट्रांसफर करो। इसका मतलब पैसे आ गए उसके पास 15 लोगों के। फिर दिन में 12 बजे फिर 30 नाम भेज दिए, शाम को 8 बजे फिर 18 नाम भेज दिया। तो अधिकारी का दिमाग घूम जाता है। वो बोलता है हमको मालूम है तुम पैसे ले रहे हो, हमको मालूम है तुम ऐसे पैसे लेकर के नाम भेज रहे हो, थोड़ा ढिंडोरा ही पिटवा दो अच्छे से, एक बार ही पैसे ले लो, एक साथ नाम भेज दो, सारे 70 भेज दो, 80 भेज दो, 200 भेज दो, 250, 300 जो भेजना है भेज दो, हम कर देंगे। अब यार रात को 11-12 बजे तक कब तक बैठे रहेंगे? क्या रात दिन यही काम करते रहे? तो चिढ़ जाता है, फिर फोन उठाना बंद कर देता है।
सीएम के पास जाता है मंत्री कि ये तुम्हारा अधिकारी तो ये गड़बड़ कर रहा है, तो सीएम को जाकर के अधिकारी बता देता है ये दिन में 3 बार नाम भेजते हैं और दिन भर पैसे कलेक्ट करते रहते हैं, एक बार में कर लेना, हम मना थोड़ी कर रहे हैं। तो फिर सीएम भी प्रॉब्लम को समझता है कि दिक्कत तो ये मंत्री के यहाँ है, तो फिर वो मंत्री को ये तुम ऐसा मत करो, ये जैसा बोलता है वैसा कर लिया करो। तो फिर वो ऐसा हो जाता है, फिर वो फोन ही उठाना बंद कर देता है। तो मंत्री छटपटाता रहता है, सीएम को बोल नहीं सकता, पैसे ले लिए हैं, वो लोग परेशान कर रहे हैं, अधिकारी फोन नहीं उठाता। बात समझ रहे हो ना? तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे अधिकारी जो है वो गुलामी होते हैं मंत्रियों के, और ये यूट्यूब पे जाएगा, मैं चाहता हूँ सारे मंत्री सुने इसको। ठीक है ना, कि उनको 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 तमीज आएगी कि रहते कैसे हैं। ठीक है ना, तो ये रियल प्रॉब्लम है। इसका मतलब प्रशासनिक अधिकारी तो व्यवस्था को ठीक कर सकता है, कल से सारे अधिकारी जो अगर फोन उठाना बंद कर देते एकदम समझ में आ जाएगी। क्योंकि मंत्री को देखो, ढंग के काम जितने भी होने, अच्छे काम जनता के कल्याण के, वो तो अधिकारी को खुद ही करना होता है। मंत्री जनता के कल्याण के काम का कोई फोन ही नहीं करता है, खुद के कल्याण के ही फोन करता रहता है दिन भर, इसलिए उसके फोन उठाने की वैसे भी जरूरत नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है उसके फोन उठाने का, क्योंकि जनता के कल्याण का काम तो अधिकारी करता रहता है, दिन भर ही करता है वो और उनको तो चिंता है नहीं जनता की बिल्कुल भी, तो फोन उठाने की जरूरत कहाँ है। जब भी मंत्री फोन करेगा उसका स्वार्थ होगा, अच्छे काम के लिए आज तक फोन नहीं लगाया किसी मंत्री ने जो जनता के भले का काम हो, इसलिए अधिकारी परवाही नहीं करते। फिर बोलते हैं सब कुछ ब्यूरोक्रेसी चला रही, तो फिर ब्यूरोक्रेसी पढ़ लिख कर क्या है, तुम तो पढ़े लिखे नहीं हो, तो वही तो चलाएगी और कौन चलाएगा। इसलिए आप सब उसमें जा रहे हैं, तो आप लोग बहुत कुछ परिवर्तन कर सकते हैं। इसलिए हम इस काम में लगे हुए हैं कि यहाँ इसके माध्यम से जो है कुछ परिवर्तन संभव है। क्योंकि कुल मिलाकर किसी भी मंत्री में पावर आता है, वो तो अधिकारी कितना बात मानते हैं उसके, उसी आधार पे तो उसका पावर होता है। तो एक करप्ट ऑफिसर होता है और एक करप्ट मंत्री हो जाता है, दोनों मिल जाते हैं तो दोनों पावरफुल रहते हैं। मंत्री जी भी बहुत पावरफुल हैं, अधिकारी भी बहुत पावरफुल है, क्योंकि दोनों मिले हुए। पावरफुल का मतलब यही होता है, अदरवाइज पावरफुल होना ही नहीं होता है। भलाई करने में कौन सा पावरफुल होना है। हम जैसे यहाँ निःशुल्क क्लास चला रहे हैं तो उसके लिए पावरफुल होने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, आप में से अगर कहें कि सर हमको पेपर अवेलेबल कराओ या हमको फ्री में पास करवाओ, या वहाँ यूपीएससी में फ़ोन लगाओ, कहो कि हमको पास कर दे, तो उसके लिए पावर की ज़रूरत पड़े। तो गलत काम के लिए पावर की ज़रूरत पड़ती है, अच्छे काम के लिए पावर की ज़रूरत नहीं पड़ती। भलाई के काम के लिए कोई पावर की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, पावर की ज़रूरत ही नहीं है। तो कुछ क्लियर हुआ फोर्थ पेपर? हाँ, तो जो लोग दबाव महसूस करते हैं कि हमारे ऊपर बहुत दबाव है, इसका मतलब तुम चोर हो तभी दबाव है। चोर व्यक्ति के ऊपर प्रेशर रहता है, पॉलिटिकल प्रेशर, ईमानदार के ऊपर नहीं रहता, क्योंकि उसने पैसे भी ले लिए और वो अपनी मर्जी भी नहीं चला पा रहा, तो प्रेशर आ जाएगा। आगे समझ, पैसे नहीं लिए तो प्रेशर किस बात का, प्रेशर नहीं लिए तो किसी बात का प्रेशर नहीं। आगे समझ, मंत्री की गुलामी तो मैंने अभी आपको बताई दी, कुछ भी जरूरत नहीं है। सीएम को अपनी इमेज बनवानी होगी तो वो आपको अच्छी जगह पे लगाएगा, अच्छे व्यक्ति को लगाएगा। चुनाव जीतना होगा तो अच्छी जगह पे लगाएगा आपको, क्योंकि उससे इमेज बनती है। और अपनी इमेज खराब करनी होगी तो भ्रष्ट व्यक्ति को लगाएगा। तो आपको तो कोई भी अपनी तरफ से तो कोई उसके प्रति वो लगाव नहीं होना चाहिए ना, पोस्ट के प्रति, क्योंकि वो तो सीएम की मजबूरी है। वो अच्छा आदमी ढूंढता रहता है चुनाव के दिनों में, क्योंकि उस समय में इमेज बनानी होती है। भ्रष्ट आदमी को लगा के उसकी इज्जत खराब होगी तो चुनाव हार जाएगा। तो अच्छे व्यक्ति की तो कद्र होगी ना। तो फिर दबाव में कौन है? नेता। नेता ही रहेगा ना दबाव में, भ्रष्ट काम करने वाला नेता नहीं। प्रशासनिक अधिकारी भी दबाव में रहेगा अगर वो भ्रष्टाचारी है, और नेता भी। तो इस चीज़ को समझ लीजिए। इंटरनल सिक्योरिटी उधर बताई मैंने, वो रियल प्रॉब्लम नहीं है, वो प्रॉब्लम क्रिएट की हुई है। आप समस्याएं खत्म कर दो, वो खत्म हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। इसको ठीक कर लो, दुरुस्त कर लो तो वो काफ़ी हद तक। पर उसमें वही है, बिगड़ने में जब इतने साल लगे हैं तो ठीक होने में भी तो 15-20 साल लगेंगे। तो 15-20 साल सिस्टम ठीक करके चलाना पड़ेगा, तब उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक है, तब उसका फिर कोई मतलब नहीं रहेगा। तो मुझे लगता है कि कंसेप्ट एकदम फ्लैट, सीधी सीधी भाषा में हमने आपको समझा दिया, बिना ज़्यादा कुछ किया।
और हम तो चाहते हैं कि अधिकारी भी सुने और नेता भी सुने। हम तो सुनाना चाहते हैं क्योंकि हम तो सही बात कह रहे हैं, हम तो सिस्टम के अंदर से देख चुके हैं ना, तो हमको तो पता है। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो सिस्टम के अंदर रहे हों और बाहर आकर के उसी की पोल पट्टी बता रहे हों। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। अगर कोई डाकू बन गया तो या तो डाकुओं के साथ रहेगा या पुलिस की गोली से मारा जाएगा। आम जनता में रह करके थोड़ी आम जीवन थोड़ी जी पाता वो। तो हम वैसे ही डाकुओं के बीच में से आए हुए हैं और वो डाकुओं का काम करने का तरीका क्या है वो हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत मुश्किल है ये वाला काम कर, और इसमें कोई रिस्क नहीं है। कई लोग बोलते हैं आप ऐसा बोल रहे हैं तो ऐसा हो सकता, कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। चोर, बदमाश, गुंडा, अत्याचारी, बेईमान, भ्रष्ट व्यक्तियों में कतई कोई ताकत नहीं होती। फिल्मों में होता है वो सब, असली जिंदगी में कतई ताकत नहीं होती। एक कॉल करने की हिम्मत भी नहीं होती। मैं इतना ओपन बोलता हूँ और इतने सालों से बोल रहा हूँ, यहीं बोलते बोलते 8 साल हो गए इसी परिसर में। एक सिंगल कॉल नहीं आता कि आपकी इतनी हिम्मत कैसे, आप कैसे बोल जाते हो और हमको ऐसा कैसे कह सकते हो या फला। किसी को कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। ऐसे ही आपकी रियल लाइफ में भी कुछ नहीं होगा, ध्यान रखिए। वो फिल्मों में होता है कि उसमें विलेन बहुत पावरफुल होता है और वो बहुत बहुत परेशान करता है हीरो को, और जो अच्छे रास्ते पे चलते हैं उनको बहुत दिक्कत आती। कतई दिक्कत नहीं आती, 1% भी दिक्कत नहीं आती, कतई दिक्कत नहीं आती। बिंदास आप चल सकते हैं, सब भागते फिरेंगे इधर उधर, सबकी हालत खराब हो जाती है, कतई नहीं होता, ठीक है। ये स्पष्ट है, इसलिए कॉन्फिडेंट रहिए। फोर्थ पेपर के लिए इससे अच्छी लैंग्वेज नहीं मिलेगी आपको ईमानदारी पे लिखने के लिए, ठीक है। तो फोर्थ पेपर के लिए मसाला ऐसे तैयार कीजिए, है ना। किताबों में नहीं है वो सब कॉन्फिडेंस, किताबों में नहीं आएगा। किताबों में ऐसे सॉल्यूशन भी नहीं है जो हम बता रहे हैं। इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर लिखना है तब भी सॉल्यूशन में यही आएगा, सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा। सिस्टम दुरुस्त होगा तो काम बन जाएगा, ठीक है ना। और यही चीज़ वो देखता है, चाइना यही चीज़ देख रहा है, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान दोनों जानते हैं कि मोदी ने जो है वो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में हमको यूज़ कर लिया है कि हम चाइना को आंख दिखाते हैं, चाइना को डराते हैं और पाकिस्तान को डराते हैं, पाकिस्तान हमसे डरता है। और ये चीज़ उसने यूज़ कर लिया डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में। और डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में जब आप ऐसी चीज़ें यूज़ करने लग जाते हो तो वो निश्चिंत हो जाते हैं कि ये बड़ा कुछ नहीं कर सकते। बड़ा कुछ इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि इन्हें चुनाव जीतना है, ये चुनाव हार जाएंगे, तो इसलिए उसको स्वीकार भी नहीं कर सकते प्रॉब्लम को, और उसका सॉल्यूशन भी नहीं कर सकते। तो ये दिक्कत है। तो आप बॉर्डर सिक्योरिटी को कभी भी इलेक्शन में, लोकल इलेक्शन में लेकर ना आए तो ज़्यादा बेटर है। सच्चाई को स्वीकार करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो सच्चाई को स्वीकार करेंगे तो चुनाव हार जाएंगे। प्रॉब्लम ये है, नहीं करेंगे तो वो खुश हो जाएगा। मान लीजिए बंद कमरे में आपको किसी ने पीटा और आप जाकर के बाहर मुस्कुराएं और कहें मुझे किसी ने कुछ नहीं पीटा और मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है, तो जिसने पीटा वो तो खुश ही होगा, है ना समझ में। उससे क्या दिक्कत है। और अगर आपने बोल दिया कि हमें पीटा है तो आप तो चुनाव हार जाओगे। तो ये तो दिक्कत है। तो इसमें तो विरोधी खुशी हो रहा होगा कि इसको अभी भी मतलब इतनी पिटाई खाने के बाद भी इसको चुनाव की पड़ी है, मतलब इसको पूरा चिंता वही है। तो ये तो दूसरों के खुश होने की चीज़ है, तो उससे उनको क्या दिक्कत है। तो अपने देश में जाकर के अपने लोगों से क्या बोलते हो ये तो आपका मसला है, ठीक है। लेकिन ये बहुत ख़तरनाक है आगे जाकर के, लॉन्ग टर्म में ख़तरनाक, क्योंकि बहुत कुछ खोने के बाद भी यदि आप बोलते हो हमने कुछ नहीं खोया तो बहुत अच्छी बात है। आपका अगर कोई चुरा ले, पर्स भी चुरा ले, आपका मोबाइल भी चुरा ले, पीट पाट भी दे और पुलिस आपसे पूछे आपके साथ कुछ हुआ, नहीं कुछ नहीं हुआ, मेरा सब मेरे पास है, मेरी जेब तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है, ठीक है। तो ये जिसने चुराया उसके लिए तो एक क्लीन चिट हो गया, वो तो उसको तो सभ्यता का प्रमाण पत्र मिल गया, उससे अच्छा तो कोई है नहीं। इसका फिर चीन को गाली क्यों दे रहे हो भाई कि ये बहुत बेकार है और इसको सबक सिखाना होगा, इतना अच्छा तो है, इसने कुछ किया ही नहीं आज तक, या तो फिर ये बहुत ही अच्छा है। तो फिर ऐसा व्यक्ति तो दोस्त होना चाहिए या क्लोज होना चाहिए, फिर उससे नफरत क्यों, फिर उसके खिलाफ प्लानिंग क्यों, फिर उसके खिलाफ मीटिंग क्यों, फिर उसको घेरने की नीति क्यों बना रहे हैं। जरूर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है ना। तो खैर वो है, लेकिन मैंने बहुत शॉर्ट में आपको समझा दिया। बॉर्डर सिक्योरिटी लिखते समय में ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगे।
सारे एक्सपर्ट्स का है कि आप घुस करके मारो, उसका एक सबसे बेस्ट तरीका है। अब हम क्या है कि वो पाकिस्तान कमज़ोर है तो उधर बोलते हैं हम घुस के मारते हैं, घुस के मारते, तो वो तो कमज़ोर है, इधर कुछ बोलते ही नहीं है। इधर घुसना पड़ेगा आपको, उधर आगे तक जाना पड़ेगा। वो अगर 10 किलोमीटर आया तो आप 20 किलोमीटर आगे चले जाओ। उसने हमारा एम्स 20 दिन ठप किया, एम्स का पूरा सिस्टम, वेबसाइट भी हैक करके रखी और पूरा सिस्टम, एम्स इंडिया का सबसे बड़ा अस्पताल दिल्ली का सरकारी अस्पताल, उसको 20 दिन बंद करके रखा, ब्लैकआउट करके रखा। मुंबई में, मुंबई की बिजली बंद कर दी, यहाँ तक कि बिल्कुल इमरजेंसी भी, आईसीयू में भी बिजली गायब हो गई थी हॉस्पिटल में। तो 24 घंटे में कितने लोग मर गए होंगे जो लास्ट स्टेज में थे और मशीनों के सहारे थे, और वहाँ पर बैकअप के लिए कुछ भी नहीं है, बैटरी नहीं है। ऐसे अस्पतालों में तो न जाने कितने लोग मर गए होंगे। तो ये सब काम वो अगर चाइना कर सकता है तो आप बीजिंग के सबसे बड़े अस्पताल को आप कर सकते हैं ना, तो आप भी करके देखो। बदमाश आदमी बदमाशी की लैंग्वेज ही समझता है, तो उसके साथ उसी तरह की लैंग्वेज आपको इस्तेमाल करनी पड़ेगी। वो बहुत डरपोक होता है, ये तानाशाह जितने भी होते हैं डिक्टेटर, ये बहुत डरपोक होते हैं, डर जाते हैं। तो शी जिनपिंग ने जो जीरो कोविड पॉलिसी अपनाई और 2 साल तक लोगों को घर में बंद करके रखा, लोग जैसे ही सड़कों पे आने लगे तो 30-40 लाख लोग जब प्रदर्शन करने लगे तो अपने आप उसको खोलना पड़ा, चाहे उससे कोरोना फैल गया, लेकिन दबाव में खोलना पड़ा ना। चीन को ओपन कैसे किया उसने? दबाव में किया। तो दबाव में तो हालत खराब हो जाती है ऐसे नेताओं की, दबाव सहन करने की स्थिति में नहीं होते। ये जितना रोब दिखाते हैं, जितना हेकड़ी दिखाते हैं, अंदर से कमजोर लोग दिखाते हैं। सज्जन व्यक्तियों को, ज्ञानवान लोगों को कभी भी हेकड़ी दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, कभी भी दादागिरी दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। वो बहुत सज्जन होते हैं, विनम्र होते हैं, सरल होते हैं, और उनको किसी से मिलने में डर नहीं लगता, छुपने की कभी इच्छा ही नहीं होती, बहुत डाउन टू अर्थ होते हैं। विद्या ददाति विनयम, विद्या विनम्रता प्रदान करती है, आपको डाउन टू अर्थ बनाती है। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस से नहीं डरते, आप मित्रों से नहीं डरते, आप अपने पार्टी के लोगों से नहीं डरते, आप किसी से भी मिल लेते हैं। आम जनता से मिलने में डर नहीं लगता है, क्योंकि आपको ज्ञान है, विनम्र है आप। हेकड़ी की जरूरत ही नहीं है। हेकड़ी की जरूरत हमेशा बेकार आदमी को होगी, झूठे आदमी को होगी, डिक्टेटर आदमी को होगी, जिसमें तानाशाही। और तानाशाही की जरूरत क्या है? अगर जनता आपको प्यार करती है तो प्यार करने वाली जनता के साथ रहो, उस पर दबाव की राजनीति करने की तो जरूरत है। कोर्सिव पॉलिटिक्स की आवश्यकता ही नहीं है, कतई आवश्यकता नहीं है। तो ये समझिएगा कि पॉलिटिक्स जो है वो कैसी होनी चाहिए। तो खास करके हम बात कर रहे हैं शी जिनपिंग की। पुतिन की बात करो, पुतिन ये क्यों गायब हो जाते हैं? विरोधी आपके सारे मारे जाते हैं, सब गायब हो जाते हैं। तो विरोधियों की आप हत्या तक कर देते हो, गायब ही कर देते थे, उनको नज़रबंद कर देते हो, उनको यहाँ तक कर देते हो। तो ये सारी चीज़ें जो है हमेशा डरने वाला आदमी करता है, जो बहुत ही डरता है, जो सामना नहीं कर सकता। नहीं तो बात करो ना, अगर आप सच्चे आदमी हो तो बात करो। जो बात नहीं कर पाता, बातचीत से रास्ते अगर नहीं सुलझ पाते हैं, तो ये सब तमाम प्रकार की जो पॉलिसी है इस टाइप की, ये हथकंडे अपनाने की ज़रूरत उसी को पड़ती है जो नकली आदमी होता है, नकली पॉलिटिशियंस होता है, नकली नेता होता है। असली नेता को आवश्यकता नहीं पड़ती, उसको तो जनता प्यार करती है, ठीक है। तो वो असली लीडरशिप होती है, और वो बहुत ही पोलाइट होता है, बहुत ही विनम्र होता है। तो शी जिनपिंग जो है वो दबाव में है, तो अगर आप भी प्रेशर डालेंगे तो वो टूटेंगे, ठीक है। अदरवाइज तो आपको सहन करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज़ वो करेंगे नहीं। हमने 4-5 बार ऑफर करके देखा कि बैठ के बात कर लेते हैं, तय कर लेते हैं कि कहाँ तक आपको आना है और कहाँ तक हमको आना है, और बाउंड्री खींच लेते हैं। बाकायदा हम वहाँ डिमार्केशन कर लेते हैं पूरी तरह से, लेकिन वो तैयार ही नहीं होता। उसको मालूम है कि जैसे जो बदमाश आदमी है वो आपके खेत का हिस्सा हड़पना चाहता है, ऐसा आदमी डिमार्केशन के लिए कभी तैयार ही नहीं होगा। खेत के वो हदबंदी उसके लिए तैयार ही नहीं होगा कि सीमांकन करवा लेते हैं, तहसीलदार को बुला के पत्थर गड़वा लेते हैं और एक बाउंड्री बना लेते हैं कि ये खेत तुम्हारा, ये हमारा। क्योंकि वो बोलता नहीं, क्योंकि उसको मालूम है कि मेरा तो 4 एकड़ है और मैं 2-4 एकड़ इसके हिस्से में ऐसे ही घुस जाता हूँ और उस पर ऐसे ही खेती कर लेता हूँ। तो अच्छा, उसको बार बार ये घुसना है और परेशान करना है, उसको मालूम है ये कमजोर है और ये परेशान हो जाता है, तो बार बार यही करेगा। लेकिन जिस दिन आप घुसना शुरू कर दोगे वो डिमांड करना शुरू कर देगा, यहाँ लाइन होनी चाहिए। आया समझ? उल्टा होता है, वो डिमांड करने लग जाएगा।
नहीं नहीं ऐसा नहीं चलेगा, ये तो बोला नहीं नहीं अपना कुछ है ही नहीं बीच में, तुम भी कहीं पे भी आ जा सकते हो, हम भी आ सकते हैं। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ऐसे कोई कैसे आ सकता है, हम तो वो करेंगे, यहाँ लाइन होनी चाहिए। आया ना समझ? तो जब आपका वो हिस्सा नहीं मानता तो फिर आप भी मत मानो, लेकिन उसको स्वीकार तो करना पड़ेगा ना कि प्रॉब्लम तो है, प्रॉब्लम तो कहीं है, बस वो ठीक नहीं है, लाइन ठीक नहीं है, इस वजह से कोई क्लियर नहीं है, तो आप भी नहीं मानते, वो भी नहीं मानता, दोनों अपनी सुविधा से चलते हैं। लेकिन एक और फैक्टर है वहाँ पर, दलाई लामा वाला, वो 80 से ऊपर हैं, 85-90 के आसपास जा रहे हैं दलाई लामा, और वो हमारे फेवर वाले हैं। तो तिब्बत का मसला तभी तक ठीक है जब तक कि दलाई लामा जो तिब्बत के नेता हैं, सर्वमान्य नेता, वो भारत की तरफ उनका झुकाव है। अब जब भी उनकी डेथ होगी 90 में 95 में, जितने भी साल के वो होके उनकी डेथ होगी, उसके बाद जो नया दलाई लामा चुना जाएगा वो अगर चीन के इन्फ्लुएंस वाला हुआ और अगर वो चीन की तरफ झुकाव वाला हुआ तो उसी दिन जो तवांग और अरुणाचल प्रदेश का बड़ा हिस्सा जो है वो चाइना वन चाइना पॉलिसी में अपने पास ले जाएगा। तो बड़ी दिक्कत वाली बात है, क्योंकि अभी हम कहते हैं कि ये आपका नहीं है, ये तिब्बत का है और तिब्बत हमारा दोस्त है, इसलिए ये हमारे पास है। अभी हमारे स्टेटमेंट इस प्रकार के होते हैं, ठीक है, लेकिन जब तिब्बती खुद ही कह देगा कि नहीं ये मतलब चाइना का है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं? तो अभी बहुत सारे मसले हमारे इस तरह के हैं जो तिब्बत के पेज में फंसे हुए हैं। तो इम्पोर्टेंस ऑफ तिब्बत एंड दलाई लामा, वही बुद्धिज़्म, तो वो हमारी डिप्लोमेसी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है उसका, क्योंकि जिस दिन वो खुद मना कर देंगे, ठीक है ना, बचपन में होता था ना, किसी ने हमको पेंसिल दी, उसने किसी से लेके दी तो वो हमसे तुरंत मांगने लगता है, जो ओरिजिनल मालिक होता है पेंसिल वाला, बोले ये मुझे तो मेरी है, बोले मैंने तो इससे ली, इसकी है। जब वही खुद कह देता है कि नहीं ये इसी की है, ये पेंसिल तो इसी की है और मैंने इसी से लेके वो तुमको दी थी, इसको देना होगी, तो फिर तो देना ही होगा, फिर क्या करो? तो दुनिया भर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है डिप्लोमेसी में कि जो एकदम क्लियर नहीं होती, ठीक है ना। तो उसमें क्लियर नहीं है तो फिर वो जब तक क्लियर नहीं है तब तक ही वो आपकी है। कई चीज़ें जब क्लियर हो जाएंगी तो फिर स्थितियाँ बदल जाएंगी। तो आपको वो वाला मसला भी समझना चाहिए, क्योंकि उनका कई चीज़ें बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री के हिसाब से वो चलती हैं हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में और उधर, ठीक है। तो बुद्धिज़्म का बहुत बड़ा रोल है, ध्यान रखिए, तिब्बत और चाइना के साथ में। और बुद्धिस्ट नेता जो है करमापा लामा, दलाई लामा, इन सबको समझिएगा, रोल ऑफ लामाज, डिफरेंट लामाज, करमापा लामा, दलाई लामा। तो उज्ञेन त्रिनले दोरजी का भी बहुत बड़ा मुद्दा उठा था, इसलिए अमेरिका भी इस डिप्लोमेसी को खेलता है, यूरोप भी लामाओं को इम्पोर्टेंस देते हैं। जब भी लामा इस प्रकार के अमेरिका पहुंचते हैं तो उनको व्हाइट हाउस में एज ए प्रेसिडेंट वेलकम होता है उनका। तो एज ए प्रेसिडेंट अगर वेलकम हो रहा है तो आप स्टेट चीफ मान रहे हो ना उनको, तो फिर इसका मतलब चाइना का प्रेसिडेंट डिफरेंट आदमी है और तिब्बत का प्रेसिडेंट डिफरेंट है, ऐसा मान रहे हो। तो वन चाइना पॉलिसी हर्ट करती है, तब चाइना बहुत भिनकता है, बहुत चिढ़ता है ना। और इंडिया जो है जितना जितना क्लोज हो रहा है यूएस के साथ में, तो यूएस के साथ हमारा एक अच्छा नोट बनाइए, कोशिश करिए इसी सप्ताह बन जाए, नहीं तो नेक्स्ट वीक बनाइएगा। इंडो यूएस रिलेशनशिप, बहुत चेंज आया है इंडो यूएस रिलेशनशिप में, ठीक है। इंडो यूएस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा चेंज आया है। हम क्लियर नहीं करते कि हम यूएस के साथ बिल्कुल क्लोज हो गए हैं, लेकिन चाइना चाहता है कि हम क्लियर करें। चाइना चाहता है कि एक ही बार में बता दो ना भाई कि यूएस के साथ तुम्हारा संबंध हो गया है और अब तुम उसी के हो और वो तुम्हारा है। और क्योंकि हमने ज्वाइंट अभी एक्सरसाइज किया उत्तराखंड में 100 किलोमीटर दूर तिब्बत की बॉर्डर से, तो वहाँ 100 किलोमीटर दूर ही हम लोग ज्वाइंट एक्सरसाइज कर रहे थे, वो भी यूएस के साथ में। तो चाइना भड़का उससे कि तुम यहाँ आ गए, वो भी इसको हमारे पक्के दुश्मन नंबर 1 को यहाँ लेकर के आ गए, है ना। कभी कभी होता है ना, जिसकी हमारे साथ लड़ाई चल रही होती है मोहल्ले में और वो हमारा दुश्मन है, और उसका कट्टर दुश्मन जो बहुत ही पावरफुल है, जो उसको पहले भी सबक सिखा चुका या कई जगह नुकसान पहुंचा चुका, उसको हम चाय पिलाने के लिए अपने घर ले आए, फिर उसको बाहर तक छोड़ने जाएं और उसके घर के सामने से होकर निकलें, तो ये कितना मतलब भयंकर उकसाने वाला कार्रवाई है ना ये सब। तो भारत इस तरह की चीज़ें करता रहता है।
ठीक है ना। तो वो उस बात पे ही उकसा देता है, अच्छा मतलब तुम इसके साथ रहोगे, अब ये तुम्हारा यहाँ आया जाया करेगा, मतलब तुम्हारा इसके साथ रिलेशन हो गया ना, मतलब ये तुम्हारा दोस्त है ना, एक बार क्लियर तो करो फिर, ताकि हम भी अपनी रणनीति बदलें। हम कहते हैं कि नहीं, हम कुछ नहीं बताते तुमको, मतलब हमारा क्या है, तो ऐसा बोल के निकल जाते हैं, लेकिन ये कब तक चलेगा, है ना। तो अब आपको मैं बहुत ही देशी लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, ये सब इसके बहुत ही कठिन, अभी इंग्लिश में ऐसे ज़बरदस्त वो लेक्चर होते हैं जो पल्ले कुछ नहीं पड़ता उसमें मैं आपको बहुत ही उसको देशी लैंग्वेज में नीचे ला करके बता रहा हूँ। ये चल रहा है अभी देश दुनिया में, और ये भारत की एक्सटर्नल अफेयर्स पॉलिसी है, ठीक है। तो क्या लग रहा है आपको, इतना सुनने के बाद लग रहा है सब कुछ ठीक ठाक है? उतना अच्छा नहीं है जैसा दिखाया जा रहा है, ठीक है, उतना अच्छा नहीं है। ठीक तो है ही है, जो भी है वो तो ठीक ही है, क्योंकि देश तो है ही है ना, देश तो बना ही हुआ है, और ताकतवर तो हम लोग हैं ही हैं। फिजिकली तो हम लोग बहुत, हमारे सैनिक बहुत बहादुर हैं, और फिजिकल फाइट अगर कभी हुई तो हम लोग मात दे सकते हैं किसी को भी, इसमें कोई शक नहीं है। बट टेक्नोलॉजी में अगर हुई तो फिर दिक्कत आ सकती है। टेक्नोलॉजिकल वॉर में हम पिछड़ सकते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी हमारे साथ नहीं है। और आप अंदाज़ा लगाइए कि जिस टेक्नोलॉजी से हम उनसे लड़ेंगे उसके पार्ट सारे चाइना ही बनाता है तो वो हमको उतने अच्छे देगा, और अगर देगा तो भी हम जो चिप लगाएंगे या जो मेमोरी लगाएंगे, ये तो वो आसानी से डेटा नहीं चुरा लेगा। अगर इंटरनेट से कनेक्टेड होगा तो वो तो डेटा सारा ही ले लेगा। तो जब आपके घर में वो झांक सकता है, आपके घर में हुआवाई जो है वो ऐसे सेट लगा सकता है, तो फिर वो जो डिफेंस इक्विपमेंट है उसमें तो सेंध मार ही सकता है, और वो तो उसको पता ही होगा कि क्योंकि उसी ने तो बनाया। तो सबसे पहले मेक इन इंडिया डिफेंस में इसीलिए करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग डिफेंस वाली चीज़ें कम से कम हम खुद बनाएं, जेन्युइन हो, वो हमारी हो, और वो टेक्नोलॉजी दूसरे के पास ना हो, ठीक है। तो कम से कम उसमें ये पता ना चले कि हम क्या देख रहे हैं और हम क्या पॉलिसी बना रहे हैं या हमारी स्ट्रेटजी क्या है, ये उसको ना पता चले। तो अभी तो दुर्भाग्य ये है कि टेक्नोलॉजी के मामले में हम पैरासाइट हैं पूरी तरह से चाइना के ऊपर, ठीक है। चाइना हमसे पैसे कमाता भी है और उसी से सैनिकों को सैलरी देता है, और वही इक्विपमेंट हमको देता है, तो उसके पास तो अच्छे वाले ही होंगे हमसे। तो फिर टेक्नोलॉजिकल वॉर में तो हम लोग नहीं जीत पाएंगे, बल्कि उसको हमको बेच करके उसने पैसे जो कमाए उसने सैनिक भर्ती कर लिए उस पैसे से, तो सैनिकों की संख्या बढ़ा ली। तो फिजिकल 1-to-1 फाइट में तो ठीक है, लेकिन टेक्नोलॉजी वाले में दिक्कत है। दूसरा, जो टोपोग्राफी है वो चाइना को मदद करती है, क्योंकि उधर से तिब्बत का पठार है, तो तिब्बत का पठार है तो टेरेन जो है उसको फेवर करता है। हम लोगों के लिए एस्केलेशन करना पड़ेगा, इस तरह से करना पड़ेगा, ऊपर चढ़ना पड़ेगा, तो दिक्कत है, हमारे साथ दिक्कत है। पाकिस्तान के साथ में भी हम लोगों को ऐसे जाना पड़ता है, इसलिए जो प्लेन्स होते हैं वहाँ पर तो हम लोग बहुत हावी रहते हैं, लेकिन कारगिल में जो हम लोगों को दिक्कत आई वो इसी वजह से था। तो जब भी कभी हमको उल्टा ऐसे, तो हमारे लिए हेडविंड होती है, उसके लिए टेल विंड होती है, तो ये प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को समझिएगा। तो टेरेन भी सपोर्ट नहीं करता, टोपोग्राफी सपोर्ट नहीं करती ये, और टेक्नोलॉजी सपोर्ट नहीं करती, बट 1-to-1 में हम लोग आगे हैं, ठीक है। खाने पीने में हमारे जवान थोड़े मजबूत हैं और इच्छा शक्ति भी मजबूत है, और चीन माता के सपूत जो हैं वो उतने अच्छे नहीं, भारत माता के सपूत, माता वाला भावना है ना, मदरलैंड के लिए लड़ने वाली भावना, तो इसलिए इमोशंस भी हमारे ज़्यादा अच्छे हैं। वहाँ इमोशनल नहीं है, वो हार्वेस्ट करने की नीति है उनकी कि ये लैंड है और इससे हमें हार्वेस्ट करना है ना, वो नहीं है। हम लोग पोषण प्राप्त करने, जैसे माता से पोषण प्राप्त करके हम जीवित होते हैं और बड़े होते हैं, तो हमारा पोषण वाला भाव रहता है हमारी धरती से, जबकि दूसरे देशों में वो भाव नहीं होता। तो इसलिए हम लोगों बहुत आगे रहते हैं मोटिवेशन में, इमोशनल वाले पार्ट में हम लोगों का अलग अलग लेवल होता है, ठीक है। तिरंगे के लिए कुछ करना, माता के लिए कुछ करना, ये जो भाव है ये हमको बहुत आगे ले जाता है। बट हर जगह पर इस भाव से काम नहीं चलेगा ना, वॉरफेयर में भी हमको आगे निकलना पड़ेगा। समुद्र में हमारी स्थिति खराब है, हमारे पास, उसके पास 50 गुना ज़्यादा ताकत है समुद्र में हमसे, स्पेस में हमसे
कम से कम 15 गुना ज़्यादा ताकत है स्पेस में, समुद्र में और टेक्नोलॉजी में। और पैसे में तो है ही है, हमसे बड़ी 5 गुना बड़ी इकोनॉमी है, तो पैसा तो उसके पास 7-8 गुना ज़्यादा है, 5 गुना से ज़्यादा तो है ही, ठीक है। और दूसरी चीज़, हम लोग जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं उसमें 98% हम मंगाते हैं, 2% हमारा एक्सपोर्ट वाला पार्ट है। तो बहुत कम हिस्सा है हमारा जो चाइना की ज़रूरत है, हमको ज़रूरत ज़्यादा है ना। तो 100% में 98% हम उसके ऊपर डिपेंड करते हैं, वो 2% हमारे ऊपर डिपेंड करता है, तो हमारा हिस्सा बहुत कम है। और हमारा तो ऑल्टरनेट भी मिल जाएगा उसको, 98% का ऑल्टरनेट ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो अभी हमको बहुत कुछ करना है। तो ऐसे केवल हवाई फायर से नहीं बात बनती, भाषणों से बात नहीं होती, हार्डवर्क करने की ज़रूरत है। भारत को सारी हेंकड़ी भूल के, सारे दावे छोड़ करके 10 साल 15 साल के लिए हार्डवर्क करना चाहिए। एजुकेशन, अभी एजुकेशन पे चाइना 5% खर्च करता है अपने जीडीपी का लगभग, अमेरिका हमसे 10 गुना ज़्यादा है, 10 गुना ज़्यादा है, और वो 3% खर्च करता है, 4%, और हम लोग 1% करते हैं, 1% से भी कम करते हैं, जबकि हम बहुत छोटे हैं। तो हमें तो कम से कम उनका मुकाबला करने के लिए 10% तक करना चाहिए, लेकिन 10% तो बहुत बड़ी बात है, 3-4% तक तो पहुँचे, 2 तो पहुँचे पहले। केवल एजुकेशन पॉलिसी बनाने से कुछ नहीं होता, परसेंटेज लाना पड़ेगा जीडीपी का, तब जाकर के रिवॉल्यूशन आएगा। रिसर्च एंड एजुकेशन दोनों पे करना पड़ेगा, R&D पे करना पड़ेगा और एजुकेशन पे करना पड़ेगा, वो भी 10-15 साल के लिए, बिना रिजल्ट की परवाह किए, बिल्कुल अंधाधुंध इन्वेस्टमेंट। हर व्यक्ति को पढ़ना पड़ेगा, हर व्यक्ति को डीप में नॉलेज हासिल करना पड़ेगा, रिसर्च, साइंस, इसके सिवा कुछ नहीं। 10-15 साल, फिर देखिए फिर देश कितना मजबूत बनता है। उसके बाद इनकम में भी, एक्सपोर्ट में भी, हथियारों में भी, स्पेस में भी, पानी में भी, सब जगह ताकत बोलेगी, तब भारत माता की सेवा होगी ना। ऐसा होता है, ताकतवर बनना पड़ेगा, अंदर से ताकतवर बनना पड़ेगा, बातें करने से नहीं, भावनाएं भरने से, भड़काने से, भाषण देने से, इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होना जाना। इसका मतलब आप बेवकूफ़ हो और अपने जनता को भी बेवकूफ़ समझते हो और भारत माता को माता नहीं मानते, ठीक है ना, क्योंकि वो तो फिर शत्रु के हाथों में पड़ जाएगी, वो तो फिर खतरे में पड़ जाएगी। तो अगर आप सच्चे सपूत हो तो खतरे में कैसे डाल सकते हो माता को और उसके बच्चों को, अपने भाई, देश के भाइयों बहनों को, सबको खतरे में कैसे डाल सकते हो। तो हकीकत जान करके उस पर काम करना ही राष्ट्रभक्ति है, उस पर लिपापोती करना राष्ट्रभक्ति नहीं है, ठीक है। बहादुरी ये है कि चोर घुस आया है तो उठ करके उसका सर फोड़ें और उसको भगाएं, चद्दर ओढ़ करके सो जाना देशभक्ति नहीं, कोई नहीं घुसाया, बिल्ली होगी ये, तो चोर नहीं है। हम कैसे मान लें चोर, और चोर घुस आ जाएगा तो फिर हम किस काम के। और ऐसे कैसे चोर, हमारे होते हुए चोर घुस गए, इसका मतलब फिर हम बहादुर नहीं है क्या। तो बहादुरी शो करने के लिए, दिखाने के लिए, सिद्ध करने के लिए आप चोर को चोर ही नहीं मान रहे हो, वो घुसा हुआ है उसको मान ही नहीं रहे हो समस्या। तो ये देशभक्ति है क्या? ये देशभक्ति का नाटक है। तो राष्ट्रभक्ति वो है कि समस्या को समस्या मान करके उसकी जड़ पे काम करें, समस्या को जड़ से खत्म करें। और जड़ से खत्म करने के लिए ओनली एजुकेशन, ओनली एजुकेशन। और एजुकेशन भी साइंस वाली, साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च, तब जाकर के, ठीक है। 2000 साल पहले हम बहुत आगे थे, आर्यभट्ट ने ये कर दिया था, फलाना कर दिया, 2000 साल पहले थे ना। अभी क्या है, अभी बताओ आज की तारीख में। आज फाइट होगी तो क्या आर्यभट्ट का फोटो ले जाओगे, बरामीर को खड़ा करोगे? आज की तारीख में क्या करोगे? उस समय में ऐसा था, भारत का इतिहास आप नहीं जानते, अरे उसको क्या मतलब है उससे? केवल भुजाएं ऐसे ही जबरदस्ती फड़काने से थोड़ी कुछ होगा, हाथ में कुछ होना भी तो चाहिए लड़ने के लिए, इक्विपमेंट चाहिए उस लेवल। तो केवल जोश भरने से बात नहीं बनती, ठीक है। मुझे लगता है इससे अच्छा डिफेंस के ऊपर कोई लेक्चर नहीं हो सकता। ये सारे जितने एक्सपर्ट्स हैं ना भारत के डिफेंस के, उन सब का भाव मैंने, अगर वो भी सुनेंगे तो बोलेंगे हम सब ने जो 2 साल में लिखा है वो सब आपने 15 मिनट में बोल दिया। उन्होंने जो 2 साल में लिखा है वो मैंने आपको 15 मिनट में बता दिया। ये मेरी राय नहीं है, यहाँ के इंडिया के डिफेंस एक्सपर्ट्स की राय है, रक्षा विशेषज्ञों की, मेरी नहीं है। नहीं तो मैं इतना कॉन्फिडेंस से कैसे बोल पाता।
ये सारे रक्षा विशेषज्ञ यही बोलते हैं न्यूज़ पे, बट वो सारे इंग्लिश वाले छापते हैं, हिंदी वाला नहीं छापता इन चीज़ों को। इंग्लिश न्यूज़पेपर उठा के देखोगे तो यही लैंग्वेज मिलेगी आपको, इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, उन सब की लैंग्वेज तो यही है। हिंदी न्यूज़पेपर इसको छापते ही नहीं है, तो आम जनता तक ये बात पहुंचती नहीं है, तो ये एक्सपर्ट की राय बन के रह जाती है। तो मुझे लगता है डिफेंस के ऊपर तो ये बहुत ही शानदार मैटर है, तो एक्सटर्नल सिक्योरिटी के ऊपर जब लिखोगे तो इस लेवल पे जाइए, ठीक है। जब पाकिस्तान खुद ही कोई लड़खड़ा के गिर रहा है, मान लीजिए कोई साइकिल से भी गिर गया और सीधे पैदल पी रखा उसने और लड़खड़ाते हुए उससे सीधा भी नहीं चला, आप जाकर एक लंगड़ी और मार दो उसको अपनी टांग से, उसको एक बार और गिरा दो, तो और उसमें फिर जश्न मनाओ को देखे हमने, वो तो गिरा हुआ ही है, उसको और ज़्यादा पीटने से भी कुछ नहीं होगा। और उसमें उसके बाद बहादुरी का जश्न मनाना तो बिल्कुल ही बेवकूफ़ी है क्योंकि उसमें बहादुरी जैसा कुछ भी काम नहीं है, ठीक है। वैसे भी आतंकवाद, घुसपैठ, ऐसे काम जो करता है वो कमजोरी करता है, ठीक है। बहादुर आदमी, समझदार आदमी तो ऐसी हरकतें वैसे भी नहीं करते। तो अगर वो आतंकवाद का सहारा लेता है और घुसपैठ करता है तो वैसे भी कमजोर है, उसको सबक भी सिखाना है तो सिखा दो, पर उसमें जश्न मनाने का तो कुछ नहीं है, जश्न मनाने जैसा कुछ नहीं, क्योंकि वो तो अपनी मार से मर गया है, खत्म है। अभी बीच में आ रहा था ना 20 दिन का पैसा बचा है, कल तो आया था कि उसके पास 20 दिन का ही खाने पीने का पैसा बचा है, आटे की किल्लत है, आटा बहुत महंगा हो गया और पूरे देश को चलाने के लिए 20 दिन का पैसा भर है अभी उनके पास। 20 दिन बाद देश चलाने का पैसा ही नहीं है, लोग भूखों मरेंगे, एक दूसरे को लूटेंगे। और इस बीच में यदि सऊदी अरब ने इस्लाम के खातिर कहीं मदद कर दी पैसे से तो बच जाएगा, अदरवाइज तो हालत ख़राब है। तो ऐसा लग रहा है उनको कि इस्लामिक राष्ट्र होने की वजह से सऊदी अरब मदद करेगा, मुस्लिम कंट्रीज जो रिच कंट्रीज़ हैं वो मदद के लिए आगे आएंगे, लेकिन अगर नहीं आए तो फिर मौतें होना शुरू हो जाएंगी भूख से, तो हालात ख़राब हो जाएंगे। तो वो तो स्थिति अपने मौत, देखिए जो भी कट्टरपंथ को अपनाएगा, जो भी कट्टरता की बात करेगा, धार्मिक कट्टरता की, जाति कट्टरता की, नस्ल की कट्टरता की, जो भी बात करेगा वो 30 साल में वहीं पहुंच जाएगा जो आज पाकिस्तान है, पक्की बात। 30 साल लगता है, 20 से 30 साल लगते हैं खत्म होने में। जैसे ही आप कट्टरता की बात करोगे डीके शुरू हो जाएगा, लॉस शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद गेम खत्म, क्योंकि प्रोडक्टिविटी कुछ बचेगी नहीं, साइंस टेक कुछ होगा नहीं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कुछ होगा नहीं, एजुकेशन में ध्यान जाएगा नहीं, बस झंडा उठा के नारेबाजी, गुंडागर्दी, आवारागर्दी, यही सब चीज़ें शुरू हो जाएंगी। तो कोलैप्स होने में क्या टाइम लगता है, तो जड़ें तो खोखली हो जाएंगी। तो 20 से 30 जुल्फिकार अली भुट्टो ने और ये सब झंझट शुरू किए थे, और उनको सस्ता चुनाव 1980 के आसपास पाकिस्तान के दिमाग में, 79 में ईरान में, और 80, 82, 85 के आसपास, और तालिबान का उदय, और तालिबानी लोग जो है वो फिर अफगानिस्तान पे गए, और ये सब 80 से लेकर 90 के बीच उसने जन्म लिया। और आप 2022 में देख ही रहे हो कि कटोरा वाली हाथ लता गई। तो 20-30 साल में, 40 साल में ये स्थिति आई जाती है, यही स्थिति आती है, क्योंकि रैशनैलिटी खत्म हो जाती है, नॉलेज खत्म हो जाता है, रिसर्च खत्म हो जाती है, ओरिजिनल साइंस गायब हो जाता है, पढ़ाई लिखाई गायब हो जाती है, समझदार लोग कम हो जाते हैं, साहित्य खत्म हो जाता है, कला खत्म हो जाती है, पूरा विज्ञान वगैरह सब खत्म। तो फिर कौन रहेंगे, पगलट टाइप के लोग रहेंगे, खिसके हुए लोग रहेंगे, एक दूसरे को मार काट करने की बातें करने वाले लोग रहेंगे। तो फिर उन लोगों से राष्ट्र का निर्माण थोड़ी होता है, वो राष्ट्र तो कमजोर हो ही जाएगा, उसकी जीडीपी रसातल में चली जाएगी, तो बेवकूफ़ों की दुनिया बन जाएगी, तो उससे कुछ होना जाना नहीं है। तो इसलिए इस प्रकार की नकल भी किसी भी राष्ट्र को नहीं करनी चाहिए। उसके सामने आपके पास एग्जाम्पल है, इराक है, ईरान है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, ये चारों देश इसी का एग्जाम्पल है। और टर्की ने अभी शुरू किया है, तो 20-30 साल में टर्की भी वहीं पहुंच जाएगा। रजब तैयब अर्दवान ने यही करवाया, पोलैंड ने, विक्टर ओरबान ने शुरू किया, ब्राज़ील में शुरू किया था उसने, थोड़ा सा सबक तो मिला है, लेकिन अमेरिका में ट्रंप ने शुरू कर ही दिया था, लेकिन लोगों ने उतार के फेंक दिया।
वो पूरी शुरुआत ही थी यही पागलपन की। और ब्रिटेन में इसी पागलपन की वजह से टोरीज, जो भी कंजर्वेटिव पार्टी के लोगों को टोरीज कहा जाता है, TORI, टोरीज, वो टोरीज ने यही शुरुआत की थी। तो आप देख लो, ब्रेग्जिट हो गया और ब्रिटेन आज दया की स्थिति में 3 महीने में 2 महीने में 3 प्राइम मिनिस्टर आ गए थे और कितनी बुरी स्थिति आ गई। बोरिस जॉनसन जैसे आदमी को 1.5-2 साल झेलना पड़ा। बोरिस जॉनसन एकदम बेकार सा आदमी था, प्राइम मिनिस्टर पद पे डाउनिंग स्ट्रीट में बैठा रहा। क्यों बैठा रहा? नीतियां, आपकी नीतियां। 52% लोगों ने कहा ब्रेग्जिट, और वो बर्बादी का कारण था। आप यूरोपियन यूनियन से अलग हो रहे थे और एकदम बर्बादी वाला डिसीजन ले रहे थे और जश्न मना रहे थे बर्बादी का। बाद में बोरिस जॉनसन क्या कर लेते? थेरेसा मे इसी में गई थी, फिर बोरिस जॉनसन आए, वो लिज ट्रस्ट आई तो उसने क्या कर लिया, और अब ये आए कंजर्वेटिव पार्टी के ऋषि सुनक। तो ऋषि सुनक जो है मोर कंजर्वेटिव देन जो अर्लियर प्राइम मिनिस्टर्स, ज्यादा कंजर्वेटिव है, बहुत ही ज्यादा कंजर्वेटिव है। इंडिया को आजाद करते समय में लेबर पार्टी का सहयोग था। कंजर्वेटिव पार्टी तो इंडिया पे कब्जा रखना चाहते थे, तो उसी कंजर्वेटिव पार्टी के मेंबर हैं और वो उन दूसरे लोगों से और ज्यादा कंजर्वेटिव है। उसकी दौलत वहां के क्राउन के बराबर है, ब्रिटेन के। और वो जिस स्कूल में पढ़ा है वहां पे अपर मिडिल क्लास तो घुस ही नहीं सकता। उस स्कूल में तो वो पढ़ा है ऋषि सुनक। एकदम कैपिटलिज्म, स्टैनफोर्ड का पढ़ा हुआ है। वहीं मिले थे वो नारायण मूर्ति की लड़की से, शादी हुई, हमारा दामाद है इंडिया का, है ना। बट वो ज्यादा कंजर्वेटिव है, वो ज्यादा छुआछूत करता है। वहां के जो गोरे लोग, वो उनको पास में फटकने नहीं देता, उनको अनटचेबल मानता है गोरे लोगों। उसके साथ क्या छुआछूत होगी? वो तो बहुत रिच क्लास है ना, एक्सट्रीम रिच। वहां के सबसे महंगे स्कूल में पढ़ा हुआ है वो, ब्रिटेन के सबसे महंगे स्कूल में, लंदन के, जिसमें छोटे मोटे रईस लोग तो घुसने की हिम्मत ही नहीं कर सकते, एडमिशन के बारे में सोच भी नहीं सकते, इतनी महंगी एजुकेशन है उसकी। तो वहां के एलिट क्लास में आता है वो, और ब्रिटेन के राजा के बराबर संपत्ति है उसकी। कई लोग बोलते हैं उससे भी ज्यादा है। वो जो भी है, वो जितना भी, इसमें अतिशयोक्ति भी हो सकती है, मैं थोड़ा बहुत बोल रहा हूं, लेकिन वो व्यक्ति भी उस देश को उस तरह से नहीं संभाल सकता, डूबने से नहीं बचा सकता, क्योंकि वो बर्बादी के कगार पे जा चुका है। क्यों? क्योंकि पागलपन। मैंने अभी बताया, जहां जहां पागलपन आएगा, ठीक है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में, वॉर जीतने के बाद में भी ब्रिटेन हारा हुआ था भाई। हम लोग कई बार ये देखते हैं कि 1947 में हम आज़ाद हो गए क्योंकि ब्रिटेन मजबूर था और उसको मजबूरी में हमें आज़ादी देनी थी। तो ब्रिटेन को मजबूरी में आज़ादी देनी थी, तो ऐसी मजबूरी क्या थी? बोले वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जीत गया था। तो जो जीत गया था तो फिर मजबूर होना चाहिए, पावरफुल होना चाहिए। अभी भी वो जीत गया, ब्रेग्जिट करा लाया, उसने ब्रिटेन को एग्जिट कर लिया। किसमें से? यूरोपियन यूनियन में से। लेकिन हार गया। जब जब भी ब्रिटेन जाता है, जीता है, वो टूटा है। कई लोग बोलते हैं ना, हार के टूट जाते हैं, वो जीत के टूट जाता है। श्राप लगा हुआ है उसका भारत माता का। भगत सिंह का श्राप लगा हुआ है, फांसी पे चढ़ा तब कुछ बुदबुदा के गए थे, वो यही बोल के गए थे, जब जब तुम जीतोगे तब तक टूटोगे। ऋषि सुनक भी नहीं बचा पाएंगे उसको, क्योंकि वो तो कंजर्वेटिव है, वो लेबर पार्टी के थोड़ी हैं। इंडिया को अपेक्षा ही नहीं करनी चाहिए ऋषि सुनक से। वो ट्रंप है दूसरा, वो ब्रिटेन का ट्रंप है, ठीक है।
ये सब आत्मघाती लोग हैं, सुसाइडल बम है, भस्मासुर हैं ये। जहां बनेंगे उसी को खत्म कर देंगे, उसी को भस्म कर देंगे। इसलिए राष्ट्राध्यक्ष कभी भस्मासुर नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसलिए जो है मैं ये बात बता रहा हूं, पूरा वर्ल्ड का देख लो, इसमें रजब तैयब अर्दोआन भी है टर्की की, जोर बोल्सोनारो वहां पर थे, और विक्टर ऑर्बान है पोलैंड में, और पुतिन तो है ही है एग्जाम्पल। रशिया को कहीं कहीं नहीं छोड़ा उन्होंने। उसने कहा 24-48 घंटे का गेम है, यूक्रेन को मसल के रख देंगे। 1.5 साल, ये 1 साल से ऊपर हो गया, अभी तक चल ही रहा है, कुछ हो ही नहीं। तो कौन जीता? यूक्रेन ही जीता ना। इसमें तो यूक्रेन की जीत कहलाएगी, क्योंकि आप मसल के ही नहीं रख पाए। आप चले थे ना वहां से दादागिरी लेके, तो गुंडागर्दी लेके तो आप चले थे, पर आप तो खाली हाथ हो। तो ऐसे में तो हार ही हुई है। और वहाँ के युवा और पुरुष जितने भी हैं रूस के, सब भाग रहे हैं, क्योंकि उनको सेना में भर्ती होना नहीं है। कि महिलाएं और बच्चे बचे हैं रूस में, बस रशिया में महिलाएं और बच्चे रह रहे हैं, बुजुर्ग जवान लोग सारे चले गए, क्योंकि वो पकड़ के ज़बरदस्ती सेना में भर्ती कर रहे हैं। और जाओ यूक्रेन पे, वो जाना ही नहीं चाहते। जनसंख्या पहले ही कम है वहाँ, लोग ही नहीं है, तो सैनिक कहाँ से लाओगे? ये बात वो जानता था। तो यूक्रेन जो है वो आगे निकल गया, और यूक्रेन के साथ यूरोपियन यूनियन भी है और अमेरिका भी है। तो सब लोग हंसी उड़ा रहे थे। भारत के चैनल तो 6 महीने तक लगे पड़े थे रशिया की जय जयकार करने में और उसको जेलेंस्की को गाली देने में। तो जब मूर्खतापूर्ण, मैंने तो तब भी लेक्चर दिया था रशिया यूक्रेन क्राइसिस के समय, पुराना लेक्चर जाके सुन लेना। तब भी बताया था कि ये बेवकूफ़ी ना करें। वो राष्ट्रवादी आदमी अपने राष्ट्र के लिए लड़ रहा है, लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, उसके साथ खड़े हैं। आक्रमण करने ये गया था और इसने मौके खाई, उसी समय लग रहा था। बात समझ में आई ना? तो अनावश्यक भारत की जनता जो है वो पुतिन के साथ होली थी और उसको जेलेंस्की को गाली दे रही थी। ठीक है, ऐसे कभी भी घरेलू झगड़ों में भी ऐसे जाकर पढ़ना मत, कभी मुंह की खाओगे। फालतू लफड़े में नहीं पढ़ना घरेलू झगड़ों में। इसलिए मैं कई तरह के झगड़े निपटाता हूँ, बहुत सारी समस्याएं लोगों की डील करता हूँ, ठीक भी करता हूँ, लेकिन मैं घरेलू झगड़ों में कभी नहीं पढ़ता। पति पत्नी वाले में, भाई भाई के या पारिवारिक झगड़े में कभी डील नहीं करता। जमीन जायदाद के भी घरेलू वाले नहीं करता। हाँ, एक कोई गरीब आदमी है और उस पर अगर किसी अमीर आदमी ने कब्जा कर लिया, या शहर का सबसे बड़ा गुंडा है उसने कब्जा किया, या शहर के सबसे बड़े शराब ठेकेदार ने कब्जा किया, या पुलिस से मिला हुआ है और वो दादागिरी कर रहा है और उसकी जमीन या उसका प्लॉट हड़पना चाहता है, ऐसे आदमी की हम मदद करते हैं। कमजोर आदमी के पक्ष में खड़ा होना है, जो भी कमजोर है उसके साथ खड़ा हो जाना। ये गीता भी यही बताती, भगवान कृष्ण का भी यही सिद्धांत था। पांडव कमजोर लग रहे थे, कम थे संख्या में, कौरव बड़ी संख्या में थे, और तमाम लोग गुरु और तमाम जो थे ताकतवर लोग, बड़े बड़े योद्धा सब उधर थे। तो भगवान ने कमजोर का साथ दिया इधर। राम की कहानी रामायण में भी आप पूरा देखेंगे, भगवान राम भी जो है वो छोटे लोगों के साथ है और रावण से लड़ रहे हैं। तो हमेशा कमजोरों का साथ देना चाहिए, कमजोरों का साथ लेना भी चाहिए और कमजोरों का ही साथ देना चाहिए। ठीक है, दो लोग जब एक जैसे बराबर के, दो कमजोर या दो ताकतवर जब आपस में लड़ रहे हो, तब बीच में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना? और खास करके रशिया यूक्रेन जैसी चीज में तो हमें तो उस तरह से इन्वॉल्व होना ही नहीं था। ठीक है, क्योंकि वो नैतिक रूप से बिल्कुल भी ठीक नहीं था। किसी पे आक्रमण को, जब आप आक्रमण नहीं करते किसी देश पे, विस्तारवादी नीति में आप सहयोग कैसे कर सकते हैं? ठीक है, तो आपको सहयोग कतई नहीं करना चाहिए। जैसे आप रेप नहीं करते या आप महिलाओं को
माँ बहनों को बड़े मान सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, लेकिन एक आदमी रेप के आरोप में जेल गया और वो जब छूट करके आया तब आप उसको माला पहनाने पहुंच गए, तो ये भी तो उसके बराबर ही हुआ, उसके जैसा ही है। फिर आपका रेप का क्रिटिसिज्म करना कोई मतलब ही नहीं रखता, क्योंकि आप तो माला पहना आते हो रेपिस्ट को। ये तो गलत है। मुझे लगता है चीजें करंट अफेयर से ही हैं सारी की सारी, मैंने जितनी भी बताई लेकिन एक साथ बोल दी हैं, ठीक है। और फोर्थ पेपर के लिए बहुत अच्छा मसाला है, उदाहरण, केस स्टडीज बहुत अच्छी है। आप लिखोगे तो इन सब चीज़ों को नोट कर सकते हो। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, आप जितना पढ़ के जाओगे उससे उतना नहीं लिखोगे, बल्कि मेरी सुनी हुई चीज़ों को ज़्यादा लिख के आओगे। अभी तक के हमारे स्टूडेंट्स के अनुभव ये हैं कि हम जो ये चीज़ें बताते हैं उन पर कलम ज़्यादा स्पीड से चलती है और ज़्यादा वही लिख के आता है। रट के जो जाते हैं वो सब भूल जाते हैं एग्ज़ाम में, क्योंकि ये सीधी उतरती है और बहुत प्रैक्टिकल होती है ये चीज़ें, ठीक है। तो मुझे लगता है करंट अफेयर्स में क्या क्या आपको करना है वो हो गया। कहाँ थे हम लोग, थोड़ा कॉर्डिनेट देख लें। फिशेस देखी थी, हाँ। चलो आज एम्फीबियंस देखते हैं, कल फिर इसको ख़त्म भी करेंगे ना हम लोग। तो बायोडाइवर्सिटी में एम्फीबियंस का बड़ा रोल है, क्योंकि ये पहले एनिमल थे जो लैंड पर आए थे पानी को छोड़ करके, और ये एक प्रकार का रिवॉल्यूशन था। डिवोनियन एज ऑफ डिवोनियन, एज ऑफ फिश कहते हैं इसको हम लोग, गोल्डन एज ऑफ फिश, मछलियों का स्वर्णिम युग, डिवोनियन। इसके बाद आता है कार्बोनीफेरस। कार्बोनीफेरस, ये जो कार्बोनीफेरस है ये इमरजेंस ऑफ एम्फीबियन है। यहां उदय हुआ था एम्फीबियंस का, कार्बोनीफेरस में। और डिवोनियन में फर्स्ट एम्फीबियन आया था जब मछलियां बिल्कुल एकदम पीक पे थी। और आपको बताया था मैंने लंग फिशेस बताई थी ना, लंग फिशेस, लेपिडोसाइरन, प्रोटोप्टेरस, नियोसेरेटोडस, ऑस्ट्रेलिया में, साउथ अफ्रीका में, और उसका एग्जाम्पल भी वेगनर के साथ दिया था, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के साथ में। वो जो लंग फिशेज हैं वो एक तरह की एम्फीबियस नेचर ही है। देखिए एम्फीबियन वर्ड जो है वो तो ये बताता है कि जो दोनों तरफ रह लेता है, जो जमीन पे भी रह ले पानी में भी रह ले, उसको एम्फीबियन कहते हैं। बट एम्फीबियन की रियल डेफिनेशन डिफरेंट है। एम्फीबियन की रियल डेफिनेशन ये है कि जो एनिमल्स पानी में जाकर के अंडे देते हैं वो एम्फीबियन है, क्योंकि वो जमीन पे रहना और पानी में रहना, ये वाली जो डेफिनेशन है इसमें तो फिर क्रोकोडाइल जो है वो भी एम्फीबियन हो जाएगा, क्योंकि वो जमीन पे भी रह लेता है। आप देखते हो दिन भर धूप में पड़ा रहता है, कोई उसको पत्थर मारता है तो एकदम पानी में चला जाता है, तो पानी में भी अच्छे से सर्वाइव कर लेता है, जमीन पे भी कर लेता है। तो क्या वो एम्फीबियन है? नहीं, वो रेप्टाइल है। कछुआ रेप्टाइल है, क्रोकोडाइल रेप्टाइल है। क्यों रेप्टाइल है? क्योंकि वो अंडे देने के लिए जमीन पे आते हैं, चाहे पानी में रहते हो। तो जो अंडे देने के लिए जमीन पे आता है, लैंड पर आता है, वो होता है रेप्टाइल। और जो अंडे देने के लिए चाहे पूरी जिंदगी वो जमीन पर बिता दे, लेकिन जब भी अंडा देना होगा वो पानी में जाएगा, तो उसको कहेंगे एम्फीबियन। आ गया समझ में? एम्फीबियन की परिभाषा और रेप्टाइल की परिभाषा, ये सही परिभाषा वाकई में ये डेफिनेशन है, क्योंकि वो जो दोनों तरफ रहने वाली बात है वो डेफिनेशन ठीक नहीं है, ठीक है ना। उसमें तो फिर जो आपका कछुआ है और मगर है वो भी फिर दोनों तरफ रहते हैं, तो वो तो फिर गड़बड़ा जाएगा। तो आप क्लियर कर लीजिए। तो पढ़े लिखे लोग अलग टाइप की डेफिनेशन देते हैं। आम लोगों का मतलब होता है एम्फी मतलब बोथ, बीएस मतलब लाइफ, बियर जीना। तो जिसकी दोनों मीडियम में लाइफ होती है, वाटर में भी, एक्वेटिक में भी और टेरेस्ट्रियल में भी, तो वो एम्फीबियन है। तो ये थोड़ा ठीक नहीं है। तो एम्फीबियन की एक विशेषता तो आपको ये बता दी कि उसकी लाइफ कहाँ कहाँ होती है। तो लाइफ दोनों तरफ होती है, अच्छी बात है, लेकिन अंडे देने के लिए वो कहाँ जाते हैं? उसको बोलते हैं फेवरेबल कंडीशन, वाटर होने वाली कंडीशन, वाटर वाली कंडीशन, यानी रेनी सीजन, खास करके रेनी सीजन जुलाई अगस्त में उनमें रिप्रोडक्शन होता है। मेंढक में आप एग्जाम्पल ले सकते हैं,
फ्रॉग में जुलाई के दिनों में वो जो टर्र टर्र की आवाज़ होती है वो मेटिंग कॉल है, जो वो अपने मेट के लिए बुला रहे हैं, तो वो मेटिंग कॉल होती है फ्रॉग में। जो टर्र टर्र की आवाज़ आती ना, सोने नहीं देती, घरों के आसपास पानी जमा हो जाता है तो बहुत सारे मेंढक बाहर निकल आते हैं, तो वो सीजन जो होता है उनका मेटिंग सीजन होता है। क्यों? क्योंकि अंडे देने के लिए पानी काफ़ी मात्रा में अवेलेबल है, उसको बोलते हैं फेवरेबल कंडीशंस। और यही चीज़ फिर उधर ब्रायोफाइटा में, जब हम प्लांट्स में जाएंगे तो वहाँ ब्रायोफाइटा, वो प्लांट एम्फीबियंस हैं, उनके लिए भी फेवरेबल कंडीशंस यही होती है। तो ये हम फिर कभी नेक्स्ट वीक जो है आपको प्लांट बायोडाइवर्सिटी बताएंगे, तब उसमें बताएंगे। तो ये एक रिवॉल्यूशन है एम्फीबियन, ज़मीन पे आना। उससे पहले कोई ज़मीन पे नहीं आया था, ठीक है। और क्या विशेषता है, जब कोई लैंड पर आ जाएगा तो उसका रेस्पिरेशन चेंज हो जाएगा, क्योंकि पानी में जब रहते थे तो गिल्स से सांस ले लेते थे, स्किन से सांस ले लेते थे। फ्रॉग में स्किन से भी होता है सांस लेने का, इंटेग्यूमेंट्री रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन बाय इंटेग्यूमेंट। बकोफेरेंजियल रेस्पिरेशन भी होता है फ्रॉग में, और लंग्स से भी होता है, बाय लंग्स, रेस्पिरेशन बाय लंग्स। तो 4 तरह से रेस्पिरेशन होता है। तो एम्फीबियंस में रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो वेल डेवलप्ड हो जाता है, सर्कुलेटरी सिस्टम वेल डेवलप्ड होता है, रेड ब्लड होता है, WBC RBC, खास करके हीमोग्लोबिन होता है, और 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। जो फिशेज होती हैं उनमें एक ऑरिकल एक वेंट्रिकल, 2 चैम्बर्ड हार्ट है। फिशेज में हार्ट कैसा होता है? 2 चैम्बर्ड, क्लोज ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। बट एम्फीबियंस है 3 चैम्बर हार्ट, 3 कक्ष वाला, 2 ऑरिकल एक वेंट्रिकल। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, रीनल पोर्टल सिस्टम, किडनी का अपना एक सिस्टम होता है ब्लड सर्कुलेशन का, लीवर का एक अपना ब्लड सर्कुलेशन का सिस्टम, वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम्स आपको मिलेंगे इनमें। डाइजेस्टिव सिस्टम में दांत जो हैं वो होमोडोंट होते हैं, एक जैसे दांत होते हैं, प्रे को पकड़ने के बाद बाहर नहीं जाने देते। प्रीहेंसाइल टेल, टंग होती है जो प्रोट्रूजिबल होती है, बाहर तक चली जाती है कीड़े वगैरह पकड़ने। इंसेक्टिवोरस होते हैं अधिकांश जो एम्फीबियंस हैं, वो इंसेक्टिवोरस हैं, इंसेक्ट्स खाते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम वेल डेवलप्ड। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, पानी में फर्टिलाइजेशन होता है तो एक्सटर्नल होगा। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, लार्वल स्टेज इज प्रेजेंट, अप्रत्यक्ष परिवर्धन होता है, लार्वा उपस्थित होता है। टेडपोल, लार्वा कॉमनली नोन एज टेडपोल, उसको टेडपोल कहते हैं। एंड ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है फ्रॉम टेडपोल टू एडल्ट, इसको बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस, कायांतरण। टेट्रापोड्स होते हैं, 4 लिम्स होते हैं, हाइंड लिम्स होते हैं, 4 पैर वाले। यहां से टेट्रापोडा शुरू हो गया। कलरेशन होता है, स्किन में कलर होते हैं। और पॉइजन ग्लैंड होती है हेड के पास में, टोड में स्पेशली पॉइजन ग्लैंड। पॉइजन ग्लैंड, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट इसके फीचर्स हैं। अब क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। सबसे पहली क्लास है एपोडा, जिसमें पैर नहीं है, एपोडा। इक्थियोफिस, तो ये स्नेक लाइक वर्म जैसा दिखता है,
वर्मीफॉर्म होता है, स्नेक जैसा होता है, बस नाम है इक्थियोफिस। जनरली इक्थियोफिस आप सर्च करोगे गूगल में तो इमेजेस में देखोगे तो अंडे के चारों तरफ केंचुए जैसा एक एनिमल जो है लपेट करके बैठा हुआ है, उसके बीच में अंडे होते हैं। तो पेरेंटल केयर बहुत ज़्यादा होता है एम्फीबियंस में, इसलिए तमाम फ्रॉग जो है वो अपने अंडों को लेके घूमते हैं, बच्चों को लेके घूमते हैं, केयर करते हैं। ट्री फ्रॉग खास करके, रेकोफोरस। तो एपोडा जिसमें पैर नहीं है, इसका एक और नाम है जिम्नोफियोना। एपोडा जो क्लास है, ऑर्डर है, इसका एक नाम है जिम्नोफियोना। जिम्नोफियोना। दूसरा क्लास है यूरोडेला, दूसरा ऑर्डर है यूरोडेला, टेल्ड एम्फीबियंस। यूरोडेल्स मीन्स टेल्ड एम्फीबियंस, जिनमें टेल होती है। एग्जाम्पल एम्फीयूमा, साइरन। एक बहुत जबरदस्त एग्जाम्पल है एक्सोलोटल लार्वा। एक्सोलोटल लार्वा, AXOLOTAL LARVA यानी लार्वा, एक्सोलोटल लार्वा। ये एनिमल किंगडम की बहुत ही ज़बरदस्त एक फिनोमिना है, नियोटिनी। एम्बास्टोमा का लार्वा होता है, एम्बास्टोमा एनिमल है, उसका लार्वा है एक्सोलोटल। और आयोडीन की डेफिशिएंसी जिस एरिया में होती है वहाँ पर जो लार्वा है वो ही रिप्रोडक्शन करने लगता है। तो लार्वा एडल्ट नहीं बनता, इसका मतलब शिशु ही प्रजनन करने लगता है, इसलिए इसको बोलते हैं नियोटिनी, पीडोजेनेसिस। बच्चे ही प्रजनन करने लगते हैं, एडल्ट नहीं बनते। तो एक्सोलोटल लार्वा खास करके साइबेरिया में। तो अधिकांश जो यूरोडेल्स हैं वो सब एम्फीबियन, यूरोडेल एम्फीबियन जो है ना वो सब लार्वा ही रह जाते हैं जिंदगी में। इसमें एम्फीयूमा और ये जो हैं ये आपको केव्स में मिलते हैं, अंधी गुफाओं में, जैसे कोटमसर केव्स हैं छत्तीसगढ़ की, वहाँ पर इल, बहुत सारे इसको ब्लाइंड इल बोलते हैं, मछलियाँ बोलते हैं, अंधी मछलियाँ बोलते हैं। लेकिन ये क्या है, ब्लाइंड फिश नहीं है, बल्कि क्या है, एम्फीबियंस, एम्फीयूमा एम्फीबियंस है। और एम्फीबियन भी कौन से हैं, टेल्ड एम्फीबियंस। सो लुक्स लाइक ए फिश, ऐसे दिखते हैं। नेक्ट्यूरस एक और एनिमल है, नेक्ट्यूरस। अब ये सब मैं जो नाम लिख रहा हूँ इन सबको जाकर के थोड़ा सा देखिए, वीडियो यूट्यूब पे जाकर के देखेंगे तो आपको अच्छा मैटर मिलेगा। अच्छे अच्छे नेशनल ज्योग्राफिक के वीडियो देखिए, गूगल में जाके फोटोग्राफ देखिए, क्योंकि आइडिया तो मैंने दे दिया है आपको, है ना। आंखें अविकसित होती हैं, रिड्यूस्ड होती हैं, इसलिए उनको ब्लाइंड बोलते हैं, ब्लाइंड इल। आंखों की जरूरत इसलिए नहीं होती क्योंकि अंधेरी गुफाएं होती तो दिखना तो कुछ है नहीं, तो आंखें, वही लेमार्क का सिद्धांत है कि अगर कोई ऑर्गन काम में नहीं आता तो वो धीरे धीरे डिजनरेट हो जाता है। तो उसी थ्योरी से ये प्रूव होता है कि उनमें आंखें काम की नहीं थी तो अंधे ही हो गए, ज़रूरत ही नहीं थी। सो सेंसेशन से काम चलाते थे। लास्ट है वेल नोन एम्फीबियंस जो आप और हम सब जानते हैं, फ्रॉग, एन्यूरा, एन्यूरा, ANEURA, एन्यूरा। एग्जाम्पल फ्रॉग, टोड, फ्रॉग, टोड, एन्यूरन एनिमल्स। और फ्रॉग तो आप फ्रॉग को देख करके आप पूरा उसका स्ट्रक्चर समझ सकते हैं, है ना। नेक नहीं होता एम्फीबियंस में, नेक नहीं होता, गर्दन नहीं होती, इसलिए फ्रॉग में गर्दन नहीं होती। आंखें और उसका माउथ एकदम सीधा उसके छाती से चिपका हुआ होता है। लेकिन उधर रेप्टाइल्स में जाएंगे तो गिरगिट में गर्दन जैसा दिखेगा, हल्का सा, वो गर्दन घुमा करके देख सकता है। गिरगिट को आप देखते हैं तो गर्दन घुमा लेता है ना वो, एक तरह से इधर उधर देख सकता है, पीछे देखने की कोशिश भी करता है। लेकिन फ्रॉग तो पूरा मुड़ना पड़ेगा उसको पीछे देखने, वैसे आंखें उसके ऊपर होती है थोड़ी तो फ्रॉग बिल्कुल डिफरेंट है।
तो कभी कभी एनिमल देख करके भी कैरेक्टर समझ में आने चाहिए, ठीक है। तो मुझे लगता है कि एम्फीबियंस जो है इस तरह से आप करके, तो आज एम्फीबियन वाले एनिमल देखिए, कल मैं रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स पूरा एक साथ करा दूंगा। नेक्स्ट टाइम हम प्लांट्स देखेंगे, प्लांट बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। शांति पाठ। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगम शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टासु शांतिर्भवतु। बोले गायत्री माता की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की। हम सुधरेंगे, हम बदलेंगे, एक बनेंगे। जन्म जहाँ पर, अन्न जहाँ का, ज्ञान जहाँ से, वह है प्यारा। देश की रक्षा कौन करेगा? मानव मात्र, नर और नारी, जाति वंश सब, भारत माता की, भारतीय संस्कृति की